और काफ़ी कुछ हुआ। बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सी बातें, अगर सब बताऊंगा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट करता हूँ। खैर, ग्राउंड स्टडीज़ के बाद अब बारी थी फ्लाइंग ट्रेनिंग की। हार्बर एविएशन, जिनका एयरफील्ड बारामती में था, पूना से आगे, वहाँ एडमिशन लिया फ्लाइंग के लिए। इनिशियली 10,000 भरे। उनके पास टोटल 6 एयरक्राफ्ट थे, जिनमें से 4 हमेशा ग्राउंडेड ही रहते थे, मतलब बिगड़े ही रहते थे। एक बनता था तो दूसरा बिगड़ जाता था। स्टूडेंट काफ़ी थे। चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एकदम खर खोपड़ी भाई। स्टूडेंट्स में से 2-4 तो अपने जैसे थे, बाकी सब या तो बड़े बाप की औलादें या पॉलिटिशियंस की। उन सब का नंबर तो लगता था फ्लाइंग के लिए, अपना नंबर ही नहीं लगता था। वहाँ भी सिटी में एक कमरा रेंट पर लिया था, बहुत छोटा सा। रोज़ तैयार होकर स्कूल आओ, सबके मुंह देखो, दूसरे को एक एक करके फ़्लाइट पर जाता हुआ देखो, और शाम को वापस अपने रूम पर आ जाओ। घर के बुद्धू घर को आए। दोपहर का खाना वहीं हो जाता था। वक्त गुजरता गया और मेरा सब्र भी जवाब देता गया। पूरे 22 दिन निकल गए। एयरक्राफ्ट में बैठना तो दूर, हाथ भी लगाने नहीं मिला। मैंने स्कूल के ओनर से बात की, जो कि एक क्रिश्चियन बंदा था और बहुत अच्छे अखलाक के थे वो, और मुझे पहचानते भी थे क्योंकि मैं जुहू में उनकी स्कूल में पढ़ चुका था, जो बाद में बांद्रा शिफ्ट हो गया था। मैंने इस स्कूल के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से याद होगा। जी हाँ, वही बराबर। तो ये उसी स्कूल के ओनर थे। उनसे फ़ोन पर बात होने के बाद तीसरे दिन मेरा नंबर भी उड़ने वालों की लिस्ट में था। माई फर्स्ट फ़्लाइट। 15 मिनट की उस फ्लाइट में काफ़ी मज़ा आया और लगा कि अब अपन भी कुछ दिनों में उड़ना सीख जाएंगे। वो फ़्लाइट सिर्फ एक जॉय राइड जैसी थी, जिसमें उन इंस्ट्रक्टर साहब ने कुछ भी नहीं सिखाया ना बताया, बस फ़्लाइट का मज़ा लो। लेकिन उस दिन के बाद फिर वही पुरानी रफ्तार, रोज़ आओ, खाओ और जाओ। टोटल 50 दिन में सिर्फ एक बार और मुझे 10 मिनट की एक फ़्लाइट मिली। वो भी वैसी थी, जॉय राइड वाली जैसी। वो भी कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद और ओनर से बात करने के बाद। मतलब पूरे 50 दिन में सिर्फ 25 मिनट उड़ा था। और CPL के लिए, यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, मुझे टोटल चाहिए थे 250 घंटे। इस हिसाब से बरसों अपन इसी गांव में रहने वाले थे अगर हिसाब लगाया जाए। खैर, अपना सब्र जवाब दे चुका था। ओनर से बात की कि सर, मैं यहाँ इस तरह नहीं कर सकता। आप मुझे रोज़ या अल्टरनेट डे फ्लाइंग करवाएं, या तो आप प्लीज़ मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। उस बंदे ने अच्छे से पूछा, आपने अब तक कितने पैसे भरे हैं? मैंने कहा सर 10,000। उन्होंने फ़ौरन अपने स्टाफ से बात की फ़ोन पर, और दूसरे ही दिन मुझे 10,000 का चेक मिल चुका था। सेकेंड टाइम था कि जब दिया हुआ पूरा पैसा मुझे पूरा का पूरा वापस रिटर्न मिल रहा था। है ना अल्लाह की मदद। हलाल पैसे पर आँच नहीं आती है। खैर, अपना सामान और किताबें पैक की और गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़े बॉम्बे की तरफ। कुछ दिनों बाद अचानक याद आया कि मैंने 10 नहीं बल्कि उस वक्त ऑफिस में सिर्फ 9,000 ही पे किए थे, क्योंकि उस वक्त जेब में 9,000 थे। फ़ौरन सर को मेल किया कि सर, गलती से मैं 10 बोल गया और आपका 1,000 मेरे पास है, जो आपको मैं देना चाहता हूँ। अगर आप अपने घर का एड्रेस दे दें तो मुझे आसानी होगी, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे सेंट्रल के करीब ही रहता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम था कि उनका घर अपने चौपाटी के करीब है, अपनी जो चौपाटी है ना। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप इस एड्रेस पर दे दो। उनके घर जाकर वो 1,000 मैंने रिटर्न किए और दिल को शांति मिली। शांति, अरे वो काम वाली बाई नहीं यार दिल के सुकून की बात कर रहा हूँ क्लब हो या बारामती का कारवार एविएशन, यहाँ के हालात देखकर लगा कि भाई सब पोलम पोल और गोलम गोल है बारामती तो रनवे के नाम पर कच्ची मिट्टी का रोड था, और एयरक्राफ्ट की हालत इतनी ख़राब थी जैसे अपने बॉम्बे की ST बस जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो किसी गांव खेड़े में उसको चलाते हैं, जहां हॉर्न को छोड़ के बाकी सब बचता है तो यही हाल था वो सारे एयरक्राफ्ट का। अब मैंने सोचा कि इंडिया के बजाय किसी और कंट्री में ही पायलट ट्रेनिंग की जाए। रिसर्च करना शुरू किया। काफ़ी रिसर्च के बाद 4 कंट्री मैंने फ़ाइनल की जहां सबसे अच्छी ट्रेनिंग पूरी दुनिया में होती है। 4 में से नंबर 1 थी ऑस्ट्रेलिया। खर्चा भी ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा। नंबर 2 पर था USA अमेरिका। नंबर 3 पर था साउथ अफ्रीका, और नंबर 4 पर था फिलीपींस मेरी आदत है कि मैं कोई भी काम इस्तिखारे के बगैर नहीं करता हूँ,
और ये तो बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो मुझे लेना था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का इस्तिखारा किया, कई दिन, मतलब एक दिन नहीं कई दिन। रिज़ल्ट आया नो। थोड़ा दुख हुआ क्योंकि वो मेरी नज़र में सबसे अच्छी जगह थी इस ट्रेनिंग के लिए, उसको चौकड़ी मार दिया। दूसरा किया इस्तिखारा यूएसए के बारे में, वो भी रिजेक्ट हो गया। मैं बोला भाई ये क्या हो रहा है यार, पायलट बन पाऊंगा कि नहीं। तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका, उसका इस्तिखारा किया और वो हो गया। अरे वो भी हो गया नो। क्या था फिलीपींस, एक ऐसी कंट्री जिसके बारे में मैं सबसे कम जानता था, बिल्कुल ना के बराबर। पहले ही दिन के इस्तिखारे में यस आ गया, क्या बात है। कुरान की एक आयत है या शायद हदीस के अल्फाज हैं, याद नहीं ठीक से, कि कोई चीज़ तुम पसंद करो और वो असल में तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और कोई चीज़ जिसे तुम पसंद ना करो पर असल में वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इस मामले में ये आयत बिल्कुल फिट हुई थी। जिस कंट्री में मैं जाना ही नहीं चाहता था वही डिसाइड हुई थी अपने बारे में, जो बाद में सच में एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा रहा हर एतबार से, दुनिया और आखिरत दोनों। था पैसों का और कोई अच्छी सी स्कूल चूज़ करने का। तो स्कूल भी इसी तरह इस्तिखारे से सिलेक्ट की फ़िलीपींस में, काफ़ी रिसर्च और इस्तिखारे के बाद। और पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ ये टॉपिक मैं जानबूझकर छोड़ देता हूँ। बस शॉर्टकट में यही बताऊँगा कि जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है तो सब मुमकिन हो जाता है भाई। मेरी वो 5 रुपये वाली दुआ याद है ना, जो मैं अक्सर करता था, शुरू से कर रहा था जो, तो मैं ये समझता हूँ कि बस वो दुआ जो है वो कबूल हो गई। अब हम पहुँच गए मार्च 2007। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आराम से अच्छे से चल रहा था। यहाँ तक आते आते बारामती और दिल्ली के सफ़र के अलावा कभी भी मेरे 5 काम में फ़र्क नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। ना कभी मशवरा छूटा, ना तालीम, ना गश्त छूटा, ना 3 दिन, बल्कि 3 दिन और चिल्ले में अपनी किताब साथ में लेकर जाता था और फ्री टाइम में वहीं जमात में ही, उस मस्जिद में ही किसी कोने में बैठकर पढ़ता था। जमात के जिन साथियों को पता था कि मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, उनमें से कुछ खुश भी होते थे और कुछ मजाक भी बनाते थे। बाकी लोगों को तो जाने दीजिए। जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जो मेरे साथ रायबरेली गया था, उसे भी यकीन नहीं था कि मैं ये कुछ कर लूँगा। उसका बोलना था, अबे तू इतना पैसा इसमें लगा रहा है, इसके बजाय भिवंडी में लूम वगैरह डाल दे, लूम चला, इससे ज़्यादा पैसा कमाएगा। ये उसका जुमला था। पर बात यहाँ पैसा कमाने की नहीं थी, वो तो सेकेंडरी था। बात यहाँ कुछ करके दिखाने की थी। लाइफ में मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं खुद भी उससे सेटिस्फाई नहीं था कि हमेशा से ये सोच रहा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना चाहिए। क्योंकि जब बचपन में कोई मुझसे पूछता था वालिद के बारे में, आपके वालिद क्या करते हैं, तो मैं सीना चौड़ा करके बोलता था कि मेरे वालिद जो है वो फार्मेसिस्ट है, हमारी मेडिकल स्टोर है। तो सोचता था कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि वालिद जो है, डैडी जो है, वो भी सीना चौड़ा करके बोल सके कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा है। तो कुछ करके दिखाना था। और उसके अलावा कुछ लोगों ने धब्बा लगाया था कि नालायक औलाद है, ये नाकारा है, ये लाइफ में सीरियस नहीं है, ये स्टडी में अच्छा नहीं है, ये मेहनती नहीं है, और भी पता नहीं क्या 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 मेरे बारे में अफवाह उड़ाई गई थी। वो भी धोना ज़रूरी था। जवाब मैं सिर्फ मुंह से दे दूं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं उसको प्रैक्टिकली करके प्रूफ कर दूं। कहाँ की कहाँ निकल गई। चलो वापस ट्रैक पर आते हैं। तो मैं कह रहा था कि दावत के सारे काम अंजाम देते हुए मेरा ये सफ़र चल रहा था, और इस बीच मेरे ताल्लुकात दावत की बड़ी बड़ी हस्तियों से भी बहुत अच्छे हो चुके थे। फिर वो चाहे मौलाना अहमद लाट साहब हों, या मौलाना इब्राहिम देवला साहब हों, मौलाना यूनुस पालनपुरी हों, या आज कल के पूरे इंडिया में फेमस मौलाना साद साहब हों। अल्लाह के फजल से सब मुझको मेरे नाम से जानते हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आगे की लाइफ में दावत का काम पूरी तरह से नहीं कर सकूँगा। अब ज़रूरी तो नहीं कि जॉब से 40 दिन की छुट्टी मिल जाए, तो चिल्ला तो गया, तो अब क्या करूं भाई? दुनिया देखूं या आखिरत? कहीं दुनिया कमाने के चक्कर में आखिरत हाथ से ना निकल जाए। दिमाग पर काफ़ी बोझ आ गया। सोचा कि मशवरा करना चाहिए। ट्रेन की टिकट निकाली और पहुंच गया निज़ामुद्दीन। उस वक्त सारे बुज़ुर्ग वहीं थे। मौलाना अहमद लाट साहब से अकेले में मुलाकात की। वो थोड़ा मुझसे फ्री थे। कहने लगे, अरे प्लेन नहीं चलाओगे तो क्या हाथ गाड़ी चलाओगे? बिल्कुल कंटिन्यू करिए और सहूलत के साथ जितना वक्त दावत में दे सकते हैं दीजिए। आपका सुन्नत के साथ ऐसी पोस्ट पर रहना भी दावत ही है। खैर, दिल मानने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने बहुत समझाया, बहुत हिम्मत बंधाई कि अल्लाह जिससे काम लेना चाहते हैं ले लेते हैं और चिल्ला फ़र्ज़ नहीं है।
और मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत जी मौलाना रहमतुल्लाह अलैह तक के कुछ वाक़यात भी सुनाए कि वो हस्तियाँ दुनियावी पढ़ाई पर कितना ज़ोर देते थे और स्टूडेंट्स को कितना इनक्रेज करते थे अच्छे से अच्छा पढ़ने के लिए। उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। जब जमात के दुनिया के सबसे बड़ी हस्तियां ऐसा कह रही हैं तो आगे फिर बचता ही क्या है। पर चूँकि इतना सुन चुके थे ना बयानों में और इसमें उसमें, दिल पूरी तरह से सुकून में नहीं आया था। दिमाग तो ठीक है मान लिया, लेकिन दिल में सुकून नहीं हो रहा था। तो उनके कमरे के बाजू में मौलाना अहमद लाड साहब का मौलाना अहमद देवला साहब का कमरा है। उनसे भी मिला। बोले बेटा, हम तो वो लोग भी जो हराम की कमाई करते हैं जैसे बैंक वगैरह में, और जमात में आकर जब एहसास होता है कि वो सब गलत है, हम तो उनसे भी नहीं कहते कि फ़ौरन अपना बिज़नेस छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो, बल्कि उनसे भी यही कहते हैं कि अल्लाह ने आपको जो हिदायत दी है, आपको सही गलत का एहसास हुआ है, तो अब आप जल्द से जल्द कोई दूसरा कारोबार या काम पकड़ो, उसके बाद अपना ये काम छोड़ो। अगर फ़ौरन छोड़ दोगे तो अपनी बीवी बच्चों को खिलाओगे कैसे, और फिर परेशान हो जाओगे, और भूख जो है वो कुफ्र तक ले जाती है। छोड़ो, बल्कि सहूलत के साथ जल्द से जल्द काम को छोड़ दो। तो आप तो बिल्कुल अपने काम में आगे बढ़िए और काम के बाद जितना वक्त मिलता है उसमें से दावत का काम कीजिए। बात पूरी तरह जहन में क्लियर हो गई और दिल में भी। लेकिन सोचा कि चलो अब आया ही हूँ तो चलो मौलाना साद साहब से भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि उस वक्त यही 3 बड़ी हस्तियाँ थी जो निज़ामुद्दीन में थी। क्योंकि मौलाना मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह का तो इंतकाल हो चुका था। आपसे उनके हुजरे में मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि नहीं, आप ज़रूर इसको कंटिन्यू कीजिए, और उन्होंने भी काफ़ी हिम्मत बढ़ाई। और मैं उन सब से दुआएं लेकर बॉम्बे वापस आ गया। यहाँ मैं रुककर अपने दावत के साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि दावत का जो काम है वो बसीरत, सीरत, इल्म और इखलास से करने का है। इसमें एक चीज़ भी कम हुई ना तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। चलो भाई, बैक टू द एविएशन। बेकरी की सब सेटिंग की, क्योंकि अब जाना था फ़िलीपींस, तो बेकरी की सब सेटिंग, अब तक तो बेकरी में ही देख रहा था, तो बेकरी की सेटिंग की, उसको रेंट पे दिया। फ़िलीपींस का वीज़ा निकालकर हम पहुँचे इंडिया से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर चला फ़िलीपींस। अब कहानी में आएगा ज़रा मज़ा। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल